तो जैसे आप देख रहे होंगे कि ये कॉलम कुछ बने हुए हैं, इसके ऊपर बीम डली हुई है, ये हमारी स्टेयरकेस है। तो यहाँ पर देखो एक कॉलम तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि इनकी प्लानिंग में चेंजेस आ गए। इसलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि इसमें पूरे ज़िंदगी की आपकी कमाई लग रही है ना, एक पूंजी लग रही है, जो आप ज़िंदगी भर पैसा कमाते हो या इंसान अपने घर में लगाता है। तो जब वही तोड़ने फोड़ने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेबर जो लगी होगा उसका भी वेस्टेज हो गया, जो मटेरियल लगा वो तो वेस्ट हुआ ही हुआ। तो हमको क्या है कि प्री प्लानिंग करके चलनी है। इसलिए एक साइड सिविल इंजीनियर का होना कितना इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ के वर्क के हिसाब से देख सकते हो। अभी ऊपर हम आगे चलेंगे और बातें करेंगे कैसे शटरिंग सेंटरिंग में क्या इन्होंने गलतियाँ किया है। अगर हम एज ए सिविल इंजीनियर अगर साइड पर होते तो इनमें क्या क्या सुधार कर पाते, क्योंकि दुर्घटना बता करके नहीं होता है किसी को। अगर एक बार हो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी मतलब क्षति होती, समझे ना। अब जैसे ये स्टेयरकेस बना हुआ है, अब स्टेयरकेस में ये जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसको हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं। ये जो होता है हमारा ये वेस्ट स्लैब है, इसके ऊपर जस्ट हमारा जो है स्टेप्स बने हुए हैं। तो ये जो है सिंगल स्ट्रेट स्टेयरकेस है। और जनरली आप ये हनीकॉम्बिंग देख रहे होगे यहाँ पर ना, ये जो जब भी हम कंक्रीट की कास्टिंग करती है, हमारा कोर्स एग्रीगेट है, मतलब ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में है, अगर ड्राई बना हुआ अच्छे से वाइब्रेशन हमने यूज़ नहीं किया है तो इस तरीके से हनीकॉम्बिंग आती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हमको क्या है साइड पर 1:3 के रेशियो से सीमेंट सैंड, 1 रहेगा सीमेंट, 3 रहेगा सैंड, 1:3 के सीमेंट के रेशियो के हिसाब से इसमें जो है प्लास्टरिंग कर देनी है इसको अच्छे से दबा करके, ताकि एक फिनिश हमको सरफेस मिल जाए। और एक सरफेस पर अगर इसके पूरे एरिया की बात करें, अगर एरिया निकाले तो 5% से ज़्यादा एरिया पर जो है हनीकॉम्बिंग नहीं होनी। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको साइड पर एज ए सिविल इंजीनियर जा करके सारी चीज़ें चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम स्टेयरकेस की बात करें तो जनरली हम लोग की जो प्रोजेक्ट है उसमें जो स्टेप्स बना हुआ है ये आरसीसी का बना हुआ है। ये जो कंक्रीट है, मतलब इसमें कंक्रीट यूज़ करके स्टेप्स बनाया गया, यहाँ पर जो है ब्रिक यूज़ करके बनाया गया। तो जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है आपको पहले से मेंशन रहता है क्या यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये चीज़ समझ गया ना कि वेस्ट स्लैब क्या होता है। वेस्ट स्लैब ये नीचे वाला पार्ट होता है जो आपको 15 सेंटीमीटर का जनरली हम देते हैं। 15 सेंटीमीटर फ्लाइट जिसको बोलते हैं, फ्लाइट का यूज़ क्यों करते हैं, एक लेवल से अपने एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए स्टेयरकेस का इसीलिए तो यूज़ करते हैं, ताकि हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर अपने पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुँच सकें। ये बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा देख पा रहे होगे, आप थोड़ा दिखाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर कॉलम को काटा गया है ना। इस कॉलम को काटने से इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, उसकी मटेरियल, लेबर कॉस्ट, सारा का सारा नुकसान हो गया। अब इसका कोई यूज़ ही नहीं रह गया। तो हमको कि पहले से प्री प्लान होकर के अगर चलते कि यहाँ से स्टेयरकेस जाने वाली है तो यहाँ पर कॉलम नहीं बनाते, इसका पोजीशन कहीं और पर देते हैं। हाँ, तो ये सब जो हर समय चॉइस चेंज होता रहता है, उस चीज़ को हम तभी बच सकते हैं जब एक साइड पर सिविल इंजीनियर हो और प्रॉपर वे में सारा कुछ काम एग्जीक्यूशन वर्क हो रहा है। और जैसे अब कोई किसी भी वाल को आप कैसे देख करके पता करोगे कि कौन सी वाल है, 9 इंच वाल है यानी फुल थिक वाल है या हाफ थिक वाल है। तो अभी आप देख करके बता सकते हो कि कौन सी वाल है, हाफ थिक वाल या फुल इंच वाल है। हाफ थिक वाल है ना। तो देखो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो हाफ थिक वाल होती है उसमें उस ब्रिक का लेंथ हमको दिखता है और हाइट दिखती है, ठीक है ना। तो जब हमको सिर्फ लेंथ और हाइट दिखेगा तो वो हाफ थिक वाल ही है। और अगर इसमें हेडर और स्ट्रेचर दोनों दिखते हैं, हेडर स्ट्रेचर का मतलब अब मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई ब्रिक हम ले लें, वो वाला ब्रिक उठाओ आप, इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अब साइट विजिट कर रहे हैं तो हम हर चीज़ को जो है डिटेल में समझेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो वीडियो को देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। अब जैसे कि ब्रिक है, ब्रिक का ये पूरा लेंथ हो गया हमारा, ये हमारी हाइट होगी और ये विड्थ हो गया। तो जब भी हमको चिनाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले इस तरीके से रखते हैं, हेडर मतलब सामने से देखोगे ना तो ये हाइट दिखेगा और ये विड्थ दिखता है, ये ऐसे, तो इसको हेडर बोलते हैं, हेडर। अब दूसरा रद्दा कैसे रखते हैं, इस हेडर के ऊपर ऐसे रखते हैं ना, ऐसे और ऐसे। अगर फुल थिक वाल बनानी है 9 इंच की तो यहाँ पर लेंथ दिखेगा और हाइट डेप्थ दिखेगा, ये तो इसको स्ट्रेचर बोलते हैं। ये जो है अगर सामने से ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ये हमारा स्ट्रेचर पार्ट है और ये वाला पार्ट हेडर है, इसको फ्रॉग बोलते हैं ना। हाँ, ये इंटरलॉकिंग का काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें अपना जो भट्ठे वाले हैं, अपना जो भट्ठे का नाम यहाँ पर खुद को ब्रांडिंग करने के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये फ्रॉग हमको बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम चिनाई वर्क करते हैं तो इसमें मोटा फील होता है ना, तो एक इंटरलॉकिंग का काम करता है ये फ्रॉग, इसको फ्रॉग बोलते हैं। क्लियर है ना ये सब। तो अभी तक हमने सारा चीज़ों का अच्छे से समझ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर कॉलम यहाँ पर लगा हुआ, थोड़ा सा इसके रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 6 बार लगे हुए हैं,
और बार पर किस डाया का बार है, किस ग्रेड का बार है, तो इस पर पूरा ये मेंशन रहता है। देखो ये सारा का सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये FE 500 है, ये 12 mm डाया का बार है। इसमें सूत नहीं लिखा रहता है इस बार के ऊपर, जो भी ग्रेड रहेगा यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है। यहाँ पर 12 mm डाया का बार है तो 12 mm यहाँ पर मेंशन है। तो जो कॉलम होता है ना, हमको मिनिमम जो है डाया बार वहाँ पर क्या यूज़ करना है, 12 mm, उससे कम का यूज़ करना ही नहीं करना है। क्योंकि पता चला कि कोई छोटा घर है उसमें आप 10 mm लगाए पड़े हो, हाँ, तो वहाँ IS कोड बोलता है कि हमको 12 mm से नीचे काम ही नहीं करना है। क्योंकि ये जो कॉलम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर में लोड को ट्रांसफ़र करने में। यही मेन एक मेंबर है जो लोड को झेलता है। बाकी जैसे अगर पूरे मैकेनिज्म को समझें कि एक बिल्डिंग में कैसे लोड वर्क करता है, तो जो स्लैब है, सबसे पहले स्लैब के ऊपर लोड आएगा। उस स्लैब के थ्रू ये जो बीम आपको दिख रही है, इसको स्लैब बीम बोलते हैं, लटक बीम बोलते हैं। इस लटक बीम में स्लैब का थिकनेस इंक्लूडेड होता है। क्लियर है ना? तो इस स्लैब बीम का, अब जैसे स्लैब का लोड स्लैब बीम के ऊपर आ गया, तो ये कैरी करके ना जो कॉलम होंगे, या ये तो सेकेंडरी अभी बीम है, यानी दूसरे बीम के ऊपर अटैच है ये, तो इसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं। अब इस बीम का लोड जो है इस वाले बीम के ऊपर गया, समझे ना? कितना कितना लोड आ रहा है, उस स्लैब का लोड इस बीम के ऊपर, इस बीम का लोड इस वाले बीम के ऊपर, अब इस बीम के थ्रू गया है कॉलम पर। तो मतलब सबसे ज़्यादा लोड ये जो होता है कंप्रेसिव मेंबर होता है ना। लेकिन जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो कंप्रेसिव का मतलब है कि किसी चीज़ को हम दबा रहे हैं, तो कंक्रीट दबाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि अगर कॉलम ऐसा दब रहा है, अगर वाइब्रेशन बाई चांस आया, उसमें बकलिंग हुआ, तो किधर वो बेंड करेगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। इसलिए इसमें हम रेनफोर्समेंट डाल देते हैं जो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। समझ रहे हो ना सभी सारी बातें? तो इसलिए हम जो रेनफोर्समेंट ये यूज़ किए हैं ना, जो कंक्रीट उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये छल्ला लगा हुआ है ना, इसको साइटों पर छल्ला रिंग बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड में इसको टाई बार बोलते हैं। टाई, इसको टाई बोलते हैं, टाई बार नहीं, टाई बोलते हैं। टाई क्या होता है कि ये जो बार है ना, इसको अपनी पोजीशन में बना करके रखने का काम करता है। जब इसमें लोड आएगा तो भागेंगे नहीं आउटर साइड में, तो हमारा जो लोड का है, लोड का सिस्टम पूरा बना रहेगा। तो पूरा अभी तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हमने अभी तक क्या बात किया, ब्रिक वर्क के बारे में बात किया। तो ब्रिक वर्क में और जो हम यहाँ पर मेसनरी वर्क कर रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो पीछे साइड में आप देख रहे होगे, ये इसके फोल्डिंग है, इसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं ना, क्योंकि एक हाइट तक ही हम ब्रिक वर्क को कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर हमको काम करना पड़ेगा तो ऐसे अरेंजमेंट लगाना पड़ता है, बांस वास लगा करके, फट्टे वट्टे लगा करके, ठीक है ना? तो इसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं। और ये जो आपको होल दिख रहा है ना ये वॉल में, इसी की वजह से हुआ है। हम इसमें जो इसके फोल्डिंग का ये बम्बू जो है फंसा हुआ था। अब इसको जो है जब जैसे मेसनरी वर्क पूरा हो जाएगा तो इसको होल को क्लोज कर देंगे, ठीक है? झरोखा नहीं खोला गया कि हवा आए, हाँ, अच्छी अच्छी हवा आए। तो ये जो है पूरे इसके फोल्डिंग के अरेंजमेंट के लिए रहता है। अब जैसे अब मेसनरी वर्क की बात करते हैं, तो जो हम यहाँ पर ब्रिक यूज़ करने वाले हैं, तो वो हमको पूरा ड्राइंग में जो हमारा जब टेंडर हमारा पास हुआ होगा, तो उसके पूरे वर्क स्ट्रक्चर में लिखा रहता है कि किस ग्रेड का यहाँ पर ब्रिक यूज़ करना है, क्या मोटार का रेशियो रहने वाला है। तो ये जो CPWD के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको पता रहना चाहिए। तो जनरली जब हम कोई भी मेसनरी वर्क करते हैं, अगर हाफ थिक वाल यहाँ पर जो हुआ है, तो उसमें हमको मोटा तगड़ा लगाना पड़ता है ना। मोटा तगड़ा लगाओगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी तो मजबूत बनेगा। तो वहाँ पर हम जनरली 1:4 लेकर के चलते हैं। 1:4 से 1:5 का रेशियो जो मोटार होता है, 1:4 और 1:5 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक सीमेंट रहेगा, दूसरा सैंड रहेगा। मोटार में कोर्स एग्रीगेट का यूज़ नहीं करते हैं, क्लियर है? और उसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके हम पूरा अपना मोटार बनाते हैं। और जब यहाँ पर ब्रिक आपको यूज़ करने की बात आती है, तो इसको 24 आवर वाटर के अंदर एकदम पानी को जो है ना एब्जॉर्ब करके रखना है। क्योंकि जो मेसनरी वर्क जब कर रहे हो, तो जो मोटार होगा, ये जो ब्रिक होता है ना, इसके छोटे छोटे वाइट्स होते हैं। जब मोटार के ऊपर रख देते हैं तो मोटार का मॉइस्चर जो वाटर कंटेनर होता है ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमारे जो मोटार का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, अगर अच्छे से आप उसकी तराई करके नहीं उसमें लगा रहे हो तो। इसलिए अच्छे से पूरा जो है 100% वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए, इसका 100% सेचुरेशन होना चाहिए, यानी पानी से एकदम लबालब रहना चाहिए। कहीं से भी मोटार है यूज़ किया है, उसका पानी को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। और एक बार में ऐसा नहीं है कि आप पता चला कि 10 फीट का पूरा मंजिला बनाए पड़े हो। उसमें भी क्राइटेरिया कि 1200 मीटर, 1200 mm से ऊपर तक का हाइट को आपको चिनाई करना ही नहीं है, क्योंकि जो मोटार होता है दब जाता है तो वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है।
तो अभी क्या है कि हम अभी इस समय 2023 की बात कर रहे हैं, तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग है अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत पहले से बहुत लोगों का त्याग गया है इसमें। तो उन्होंने सारा रिसर्च करके हमको सीधे बता दिए हैं, हम उसको अब क्या है अप्लाई करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं करते अब, क्योंकि उन्होंने वो करके लिख करके चले गए हैं। तो हमको क्या है अप्लाई करना होता है। तो जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये CPW के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ब्रिक होता है, अभी आप पढ़े नहीं हो क्वांटिटी सर्वे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो हम 4 टाइप के ब्रिक पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो उसके आधार पर ब्रिक का कैटेगराइज नहीं करते हैं, हम ग्रेड के हिसाब से करते हैं कि 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ग्रेड का ब्रिक रहेगा, फिर उसके बाद 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ग्रेड का ब्रिक रहेगा। इस तरीके से इसका ग्रेडिंग बढ़ती जाती है, तो उस ग्रेड के हिसाब से हम ब्रिक को पहचानते हैं।